हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जी के जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी यूथ बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों हम आपको आज करवाने वाले हैं अनुवांशिकी जेनेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए और क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं अनुवांशिकी से जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम करेंगे अनुवांशिकी जेनेटिक्स के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, मेंडल ने जो है मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। इनमें से बताना है कि कौन सा संबंध जो है ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। द्वितीय पीढ़ी F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की संतति थी, सभी पौधे लंबे थे, ये गलत कथन है। ठीक है, तो देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। दोस्तों, मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोग के संबंध में द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की संतति थी, सभी पौधे लंबे हैं, यह कथन गलत है। शेष दिए गए कथन सत्य है। अब जो सत्य कथन है उनको देख लेते हैं। पहला कथन है दोस्तों, मेंडल ने विपरीत दृश्य लक्षणों वाले गोल झुर्रीदार बीजों लंबे या बौने उद्यान मटर के कई पौधों का उपयोग किया था। ये सत्य कथन है। बात करते हैं अगला ऑप्शन बी का। तो उन्होंने एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा लिया, उनके संकरण द्वारा संतति पौधे उत्पन्न किए और परिणामी F1 संतति में सभी पौधे कैसे थे? लंबे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भी। ठीक है, सी वाला हमारा गलत कथन है। डी वाला कथन क्या है दोस्तों? F2 संतति में लंबाई और बौनेपन के गुणों का प्रकट होना यह इंगित करता है कि दोनों गुण F1 पौधों में वंशागत हुए थे। तो ये भी हमारा सत्य कथन है। कथन कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत है? तो दोस्तों, गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उनकी मां से वंशागत होते हैं, ये गलत कथन है। कुछ प्राणियों जैसे घोंगे में जीव अपना लिंग परिवर्तित कर सकते हैं, ये सत्य कथन है। सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते, ये भी सत्य कथन है। लिंग विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है, ये भी सत्य कथन है। जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए वाला। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। शिशु चाहे वह लड़का हो या लड़की, अपनी मां से वह एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है, क्योंकि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र के रूप में XX युग्म पाया जाता है। स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? XX युग्म वाला। पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, जो शिशुओं के लिंग निर्धारण हेतु क्या होता है? उत्तरदायी होता है। XY किस में पाया जाता है? तो पुरुषों में पाया जाता है, जो शिशुओं के लिंग निर्धारण हेतु क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में डैश होते हैं। दोस्तों, सामान्य मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। और जनन कोशिका में कितने होते हैं? तो जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों, कितने? 23 गुणसूत्र। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में कितने होते हैं? 23 होते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं, और हमारे अनुवांशिक गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। ठीक है, किसको? अनुवांशिक गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? वंशागति का वाहक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संकरण मटर के बौनों पौधों के साथ कराया, तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया, तो प्राप्त सभी संतति कैसे थे? गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधों का संकरण गोल बीज वाले बौने पौधों के साथ कराते, तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते? ठीक है, हमसे पूछा है कि वे झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधों का संकरण गोल बीज वाले बौने पौधे के साथ कराते, तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर डी, गोल बीज वाले लंबे पौधे होते। क्या होते? गोल बीज वाले लंबे पौधे होते। ठीक है,
दोस्तों जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संकरण मटर के बौने पौधों के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति क्या थे, लंबे पौधे थे। ठीक है। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी संतति क्या थे, गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधों का संकरण गोल बीज वाले बौनों पौधों के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे गोल बीज वाले लंबे पौधे होते। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण था ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। ठीक है। क्या किया था उन्होंने? अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। ये था वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण। वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? दोस्तों यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। क्या पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण जो होते हैं नष्ट नहीं होते। ये क्या होता है, ये पता नहीं लगा पाते मेंडल अगर यदि F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है दोस्तों, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, ये जो है सत्य कथन है। ठीक है। कौन सा कथन सही है? तो प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, ये एक सत्य कथन है। दोस्तों जीन की बात करें तो जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवांशिकता के बुनियादी और कार्यक्षम घटक होते हैं। यह यूनानी भाषा के शब्द जीनस से बना है। जीन आनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है। प्रत्येक जीन का एक अलग प्रोटीन होता है, ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की निम्नलिखित में से ये किस अवस्था का उपयोग नहीं किया था? तो दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की पत्तों की आकृति की विशेषता का प्रयोग नहीं किया था। मटर के पौधों की लंबाई का प्रयोग किया था, बीज की आकृति का उपयोग किया था और फूलों के रंग का भी उपयोग किया था। दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी के जनक के रूप में। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों का इस्तेमाल किया जिसकी विशेषता निम्न थी: मटर पौधों की लंबाई, मटर का आकार और फूल का रंग। इन सभी का जो है उन्होंने उपयोग किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल से पहले कई वैज्ञानिक ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। जो मेंडल थे ये उन्होंने वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत तर्क का चयन हमको करना है। तो दोस्तों गलत तर्क का हमको चयन करना है। तो पहला तर्क है दोस्तों, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाली जीवों की गिनती रखी थी। ये सत्य कथन है दोस्तों। उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनमें से पहले के वैज्ञानिकों ने जीव को संपूर्ण रूप से लेकर अध्ययन किया था। तो ये भी सही कथन है दोस्तों। उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया। ये भी सही कथन है दोस्तों। उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। तो ये जो कथन है दोस्तों ये बिल्कुल गलत कथन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, ग्रेगर मेंडल ने उद्यान मटर के पौधों में 7 वर्षों तक, कब 1856 से 1863 तक संकरण के प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों की वंशागति नियम को प्रतिपादित किया। गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान में प्रथम उपयोग भी किसने किया था? मेंडल ने ही किया था। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी थी। मेंडल ने वंशागति के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे तथा बौने पौधों का संकरण किया था। इस प्रयोग द्वारा एक जीव का आनुवांशिक अध्ययन किया गया था। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव में डैश जोड़ी ऑटोसोम होते हैं? तो दोस्तों मानव में जो है 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं। मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ा सेक्स गुणसूत्र XX होता है। क्या होता है? XX। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी या होते हैं या होती है। तो लिंग निर्धारण के लिए दोस्तों कौन उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं एलोसोम्स। एलोसोम्स जो है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों एलोसोम्स की बात करें तो एलोसोम्स मानव सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम की एक विशिष्ट जोड़ी है जो एक सामान्य ऑटोसोम से रूप, आकार या व्यवहार में भिन्न होता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। इनमें 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और जबकि 23वां जोड़ा जो क्या होता है, एक्स वाई है। 23वां जोड़ा यदि एक्स वाई है तो एलोसोम कहा जाएगा। यही जोड़ा मनुष्य में लिंग निर्धारण का कार्य करता है। ठीक है, 22 जोड़े क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। यदि 23वां जोड़ा एक्स वाई है तो एलोसोम उसको कहा जाएगा। यही जोड़ा मनुष्य में लिंग निर्धारण का कार्य करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीन डैश की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो दोस्तों जीन जो है ये हार्मोनों की गतिविधि के माध्यम से जो है लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन हार्मोनों की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। जीन के कारण ही हमारे आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। जब जीन के डीएनए में स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है जब जीन के डीएनए में स्थायी परिवर्तन होता है तब। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? तो ये थे हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है सभी बच्चों में एक्स गुणसूत्र उनकी मां से वंशागत होते हैं। ऑप्शन बी जिस बच्चे में उसकी मां से एक्स गुणसूत्र वंशागत होता है वह लड़की होगी। महिलाओं में एक आदर्श लिंग गुणसूत्र युग्म होता है, दोनों को एक्स कहा जाता है। जिस बच्चे में उसके पिता से वाई गुणसूत्र वंशागत होता है वह लड़का होगा। तो दोस्तों कौन सा कथन सही हो जाएगा इसमें से? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा और डी वाला हो जाएगा। ठीक है, जिस बच्चे में उसकी मां से एक्स गुणसूत्र वंशागत होते हैं वह लड़की होगी, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, ए सी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महिलाओं में एक आदर्श लिंग गुणसूत्र युग्म होता है दोस्तों, दोनों को क्या कहा जाता है? एक्स कहा जाता है। सभी बच्चों में एक्स गुणसूत्र उनकी मां से वंशागत होते हैं। जिस बच्चे में उसके पिता से वाई गुणसूत्र वंशागत होते हैं वह लड़का होगा। अतः कथन बी क्या है? गलत कथन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही कथन की पहचान करना है दोस्तों। पहला कथन है दोस्तों, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं जबकि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं। ये कथन गलत है दोस्तों। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी 22 गुणसूत्र होते हैं, ये भी हमारा गलत कथन है दोस्तों। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं, ये भी गलत कथन है दोस्तों। सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 ही गुणसूत्र होते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोटिन सिकुड़कर अनेक छोटे मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहते हैं। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। मानव में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्रों को ऑटोसोम्स कहा जाता है तथा 2 अन्य गुणसूत्रों को लिंग क्रोमोसोम एक्स वाई कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया था? तो दोस्तों मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए किया था। क्या किया था? वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए। दोस्तों वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने वंशागति के लक्षणों का अध्ययन करने के लिए मटर के पौधों को चुना था। मेंडल ने अनुवांशिकता से संबंधित 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूह का नियम। ये 3 नियम जो है दोस्तों किसने दिया है? ग्रेगर मेंडल ने दिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक डैश थे। तो दोस्तों मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक थे बैगनी और सफेद फूल। कौन थे? बैगनी और सफेद फूल जो थे ये मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक थे। दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। किसका? अनुवांशिकी का। इन्होंने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग करने के बाद वंशानुक्रम के मूलभूत नियमों की खोज की।
इनके द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत गुण युग्मों में बैंगनी और सफेद फूल थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। TTWW जीन प्रारूप वाले निर्मित TW युग्मकों का प्रतिशत कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों 25%। ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पादपों के बीच संकरण कराने के पश्चात प्रथम संतति पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। F1 पादपों में स्वनिषेचन कराकर F2 संतति प्राप्त की, जिसमें लंबे तथा बौने पादपों के बीच 3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ, अर्थात 75% लंबे तथा 25% छोटे पादप प्राप्त हुए, मतलब TW और TW। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में संतान का लिंग डैश द्वारा निर्धारित होता है? तो दोस्तों पितृ गुणसूत्र से निर्धारण होता है मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण। ठीक है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जो माता पिता से प्राप्त लिंग गुणसूत्र के संयोजन पर निर्भर करता है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े। स्त्रियों में XX तथा पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। माता पिता के XX वाले गुणसूत्र से संतान लड़की तथा XY वाले गुणसूत्र के संयोजन से संतान लड़का होता है, अर्थात मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष गुणसूत्र के द्वारा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे TT का एक बौने पौधे के साथ संकरण कराया गया। F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या था? क्या था जीनोटाइप अनुपात? तो ये था 3:1 था। कितना था? 3:1 था। मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे का एक बौने पौधे के साथ संकरण कराया गया, तो F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात जो था 3:1 था, लंबे और छोटे। लंबे का कितना था? 3 था और छोटे का कितना था? 1 था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का इस्तेमाल किया। जब मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधों के बीच क्रॉस किया तो उन्होंने पाया कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे थे? लंबे थे। F1 पीढ़ी को F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए स्वनिषेचित किया जाता है। F2 पीढ़ी में 75% पौधे लंबे थे, जबकि 25% पौधे कैसे थे? बौने थे। मेंडल ने 7 वर्षों तक उद्यान मटर के पादप में संकरण के प्रयोग किए थे। कब से कब तक? 1856 से 1863 तक। उनके आधार पर जीवों के वंशागति नियम को प्रस्तावित किया था कि इन्होंने ग्रेगर मेंडल ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए। उनमें से कुछ निम्नलिखित थे। तो दोस्तों उनमें से कौन कौन से निम्नलिखित थे बताना है। गोल और झुर्रीदार बीज, लंबे और छोटे पौधे, सफेद और बैंगनी फूल। इनमें से कौन से मटर के पौधों में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण हैं? तो ये है झुर्रीदार, छोटे और सफेद। झुर्रीदार, छोटे और सफेद जो है दोस्तों, ये मटर के पौधों में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है? तो लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या जो है दोस्तों, युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा जो है बनी रहती है, अनुरक्षित बनी रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में कोशिका समसूत्रण में गुणसूत्रों सहित अपनी सभी सामग्रियों की नकल करती है। माइटोसिस अंडाशय और अंडकोश में स्थित कोशिकाओं के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखना है। युग्मन निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के समसूत्री रूप में विभाजन होने के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है? तो ये व्यक्त करता है लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, जिसमें उन्हें प्रजनन में मदद मिलती है। यह दर्शाता है कि उनमें लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। घोंघे अपने साथी के साथ प्रजनन करते समय शुक्राणु और अंडे का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। घोंघा का नर प्रजनन अंग कभी भी घोंघे के मादा जननांगों को निषेचित नहीं कर सकता है। जब दो घोंघे अलग हो जाते हैं तो प्रत्येक घोंघे अंडे दूसरे घोंघे के शुक्राणु द्वारा निषेचित होते हैं। तो प्रत्येक घोंघे के अंडे जो होते हैं दूसरे घोंघे के शुक्राणु द्वारा निषेचित होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। आरंभ में पौधों का परनिषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन किया गया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सही कथन हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
व्यक्ति का लिंग निर्धारण डैश द्वारा होता है, तो व्यक्ति का लिंग निर्धारण जो है दोस्तों ये होता है शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा। किसके द्वारा? शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा जो है व्यक्ति का लिंग निर्धारण होता है। दोस्तों व्यक्ति के लिंग निर्धारण शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों द्वारा होता है। मानव लिंग निर्धारण के लिए XX XY गुणसूत्रों का अनुसरण करता है। पुरुषों में X और Y गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं? XX होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था? तो ये था दोस्तों, उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की थी। क्या की थी? संतति की संख्यात्मक गणना की थी। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में लक्षणों के वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत विकल्प का चयन करना है। तो गलत विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इनमें से गलत विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण होना चाहिए, ये जो है हमारा गलत कथन हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? तो दोस्तों नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो वंशागति के नियमों का प्रतिपादन जो है ग्रेगर मेंडल ने किया था। किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशागति को नियंत्रित करता है? तो ऐसा कौन सा कण है दोस्तों जो संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? तो ये है पैतृक और मातृ डीएनए। पिता और मातृ का डीएनए जो है वंशानुगति को नियंत्रित करता है। डीएनए दोस्तों मूल रूप से एक आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। यह एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना का निर्माण करता है। यह कोशिका के केंद्रक में धागेनुमा रूप में फैला रहता है। इसकी कुछ मात्रा केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जो लक्षण है दोस्तों ये गलत कथन को दर्शाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों जीनों के लक्षण की बात करें तो ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ये डीएनए के खंड है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। जीनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये लक्षण जो है गलत कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक गोल हरे बीज वाले पौधे का संकरण एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधों के साथ कराया जाता है तो परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी के पौधे डैश वाले होंगे। तो ये होंगे दोस्तों गोल और हरे बीज वाले। कौन से होंगे? गोल और हरे बीज वाले। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन और को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ए है लंबेपन के लिए जिन का प्रतीक टी था, जबकि बौने के लिए जिन का प्रतीक टी था। मटर सहित सभी जीव में बौने जीव की तुलना में लंबे जीव सामान्यतः अधिक पाए जाते थे। ऑप्शन सी है दोस्तों लंबे पौधे बौने पौधे की तुलना में आकार में बड़े होते थे। ऑप्शन डी है कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन हो या दो जीन हो। तो ये जो ऑप्शन डी है दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। अच्छा, सही कथन हो जाएगा। ठीक है, प्रभावी लक्षण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? दोस्तों मानवों में लिंग गुणसूत्र के एक युग्म होता है। कितना युग्म होता है? एक युग्म। मनुष्य में 22 युग्म आलिंग गुणसूत्र और एक युग्म लिंग गुणसूत्र X और Y होते हैं। मनुष्य में सामान्यतः 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र होता है, महिलाओं में XX लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? तो आनुवांशिक रूप से लिंग का निर्धारण जो है घोंघा जीव में नहीं होता है। कौन से जीव में? घोंघा जीव में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल ने दो प्रयोग किए। लंबे पौधों के पराग को छोटे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। दूसरा, छोटे पौधों के पराग को लंबे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन दो प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे? तो दोस्तों हम जो परिणाम देखेंगे वो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी क्या होंगे? लंबे पौधे ही उत्पन्न होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक संकर संकरण डैश विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। तो एक संकर संकरण जो है दोस्तों, ये दो विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। दोस्तों, एक ही आनुवंशिक स्थान पर अलग अलग भिन्नताओं वाले दो जीवों को एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाने के लिए संयुक्त किया जाता है। एक एकल जीन स्थल पर दो या अधिक उत्परिवर्तन एक एकल जीन स्थल पर अध्ययन की जा रहे लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद प्रत्येक माता पिता को होमियोजत गोसिटी या ट्रू ब्रीडिंग में वांछित विशेषता रखने के लिए चुना जाता है। एक संकरण अनुपात, जिसे दूसरी पीढ़ी के वंश के वितरण के रूप में भी जाना जाता है, अक्सर यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि एक क्रॉस एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रूप में योग्य है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। तो दोस्तों, लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म जो है ये मानव मादाओं में होता है। किसमें होता है? मानव मादाओं में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। ठीक है, किसका? सेक्स क्रोमोसोम का। देखते हैं अगला। मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े है, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं। पुरुष में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी? तो दोस्तों, किसने सुझाव दिया था? तो ये दिया था जेबीएस हल्दाने ने। जेबीएस हल्दाने ने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी। जेबीएस हल्दाने की बात करें दोस्तों, तो जॉन बूडन सैंडरसन हॉल्डेन ने फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और गणित में काम किया। उन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई है। जीव विज्ञान में सांख्यिकी के नवीन प्रयोग के साथ वह नव डार्विनवाद के संस्थापकों में से एक थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब मेंडल ने मटर के पौधों में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फिनोटाइप अनुपात मिला था? ये मिला था दोस्तों 9:3:1 का अनुपात मिला था, जब मेंडल ने मटर के पौधों में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था तब। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल ने द्विसंकरी क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज से उत्पन्न पौधों का क्रॉस करवाया। इसमें गोल तथा पीले बीज प्रभावी होते हैं, अतः P2 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुए तथा F2 पीढ़ी के पौधों का फेलोटाइप अनुपात जो था ये था 1:2, 1:2, 4:2, 1:1 प्राप्त हुए थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियमन मटर के जिन जनक पौधों पर आधारित था, उनके कितने लक्षण भिन्न थे? दोस्तों, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम जो है मटर के जिन जनक पौधों पर आधारित था, उनके जो है दो लक्षण भिन्न थे। कितने? दो लक्षण। दोस्तों, मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन नियम मटर के जिन जनक पौधों पर आधारित था, उसके दो भिन्न लक्षण थे। स्वतंत्र अपव्यूहन नियम में बताया गया है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मातृ या पितृ मूल की हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती है तो वे जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतत में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती है। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को डैश में वर्णित किया गया है। तो मेंडल के प्रयोगों के परिणाम में वर्णित किया गया है इस तरह की प्रणाली को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित चित्र में दो पौधों के बीच संकरण को F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है। इस संकरण के से निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। किस विकल्प में गलत निष्कर्ष दिया गया है ये हमको बताना है। दोस्तों, ये जो है ये हमको दिया गया है, आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा फिर भी। एक है क्रॉस फर्टिलाइजेशन परनिसेचन और एक है सेल्फ फर्टिलाइजेशन स्वनिसेचन। केवल लाल रंग ही प्रभावी है। लक्षण वंशागत होते हैं लेकिन व्यक्त नहीं होते। लाल और हरा दोनों ही प्रभावी है, हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है।
हरा अप्रभावी होता है। तो सी वाला जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल और हरा दोनों ही प्रभावी है, हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीले बीज वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधों का संकरण हरे बीज वाले तंद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधों के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो दोस्तों इससे निकाला जा सकता है लंबापन बौने पर प्रभावी या हावी था। जो लंबापन था किस पे हावी था? बौने पर पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुवांशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की थी? दोस्तों मेंडल ने खोज की थी कौन सी? यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है। ये खोज की थी किसने? मेंडल ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों गलत कथन जो है हमको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला, युग्मनक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, ये जो कथन है बिल्कुल गलत कथन है। प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, ये सत्य कथन है। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म में से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, ये भी सत्य कथन है। और जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, ये भी सत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक जीन ये हमने बता दिया आपको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त बी वाली एक महिला से हुआ, जिनका एक बच्चा है, जिसका रक्त समूह क्या है? ए बी है। अनुवांशिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है कि रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन क्या है? दोनों ही प्रभावी है। इसका ये अर्थ हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल के प्रयोगों में पीले रंग के बीज वाले मटर के पौधों का संकरण हरे रंग के बीज वाले मटर के पौधों के साथ कराने पर मटर के ऐसे पौधे प्राप्त हुए जिनमें से सभी के बीज पीले रंग के थे। यदि इन पौधों का स्वपरागण कराया जाता और उनमें से 500 मटर एकत्र किए जाते तो उनमें से कितने हरे रंग के होते? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 110। दोस्तों F1 पहली पीढ़ी है। F1 क्या है? पहली पीढ़ी है। 100% पीला, फिर पीला Y प्रमुख गुण है और हरा क्या है? अप्रभावी गुण है। F2 पीढ़ी F1 व्यक्तियों के संकरण से उत्पन्न होती है। हमें F2 पीढ़ी में 3 पीले पौधे और एक हरा पौधा प्राप्त होता है, इसलिए इस F2 पीढ़ी में 3 पीले और एक हरा है। हम इसे 3:1 के रूप में उच्चारित करते हैं। तो मटर के पौधों में हरे पौधों की संख्या निकाले तो 500 × 1/4, 1/4 मतलब ये 1 और ये 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 125 आएगा। चूंकि उपरोक्त मान प्रायोगिक है तो लगभग 110 मटर के पौधे वास्तविक में हरे हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लैंगिक प्रजनन में डैश के डैश शामिल होते हैं? तो दोस्तों लैंगिक प्रजनन में जो है विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं लैंगिक प्रजनन में। प्रजनन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है दोस्तों, जो 1 अथवा 2 जीवों के भागीदारी पर आधारित रहती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह प्रजनन अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। दोस्तों अलैंगिक प्रजनन क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह प्रजनन अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। जब 2 जनक प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है तो यह लैंगिक प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगिक प्रजनन कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। दोस्तों मानव के अनिषेचित अंडे में जो है एक एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं मानव के अनिषेचित अंडे में। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों 46। कितने जोड़े? 23 जोड़े होती है, जिसमें से 22 जोड़े आपस में समान होते हैं, जिसे समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, तथा 23वां जोड़ा स्त्री और पुरुष में भिन्न होता है, जिसे विषमजात गुणसूत्र हेट्रोसोम्स क्रोमोसोम्स हम कहते हैं। मानव में इसी के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। पुरुष में यह XY होता है, महिलाओं में क्या होता है? XX होता है। मानव में अनिषेचित अंडे तथा शुक्राणु अगुणित होते हैं। इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात होता है, इसलिए इनमें गुणसूत्रों की संख्या संतति गुणसूत्रों से आधी होती है। अतः मानव के अनिषेचित अंडों में से एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि एक अनिषेचित शुक्राणु में एक X या Y गुणसूत्र होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो दोस्तों 23 गुणसूत्र होते हैं पुरुष शुक्राणु में। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है, तो
पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है प्रबलता। क्या दिखता है? प्रबलता दिखता है। जब दो परस्पर विरोधी शुद्ध अनुवांशिक लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 के संतानों में केवल प्रभावी प्रबलता लक्षण का प्रदर्शन होता है, परंतु दूसरी पीढ़ी के संतानों में परस्पर विरोधी लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पुनः पृथक्करण होता है। कौन से अनुपात में? 3:1 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था, तो ग्रेगर मेंडल जो थे इन्होंने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को क्या बोलते हैं? वंशानुगत हम बोलते हैं। वंशागत के नियम सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, इसलिए मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल ने अपने नियम उद्यान मटर पर किए गए प्रयोगों से बनाए थे। आनुवंशिकता के संदर्भ में मेंडल के 3 नियम हैं: प्रभाविता का नियम, पृथक्कर का नियम और स्वतंत्र अपविहन का नियम। ये 3 नियम ग्रेगर मेंडल ने दिए थे, आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश प्रयोग में हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। तो मेंडल के प्रयोग जो है हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था, तो ये दिया था ग्रेगर मेंडल ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम्स उसके या उसकी खालिस्तान से प्राप्त होते हैं। तो एक्स क्रोमोसोम्स जो है दोस्तों ये माता से प्राप्त होते हैं। किससे? माता से। पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है जबकि महिला में XX गुणसूत्र होता है। भ्रूण का युग्मनज बनने वक्त माता सदैव X गुणसूत्र देती है तथा पिता का X या Y दोनों में से कोई भी एक संयोजित हो सकता है। पुरुष का गुणसूत्र ही लिंग निर्धारक होता है। जो पुरुष का गुणसूत्र होता है ये क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है तो वह लड़की है, एवं जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़का होता है। पुरुष गुणसूत्र ही लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। तो दोस्तों बच्चों का लिंग जो है पिता से, किससे होगा? पिता से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। दोस्तों प्रजातियों में परिवर्तन जो है जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है। तो माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को जो है अनुवांशिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता। माता पिता से संतानों में शारीरिक अथवा मानसिक गुणों के संचरण को अनुवांशिकता कहा जाता है। अनुवांशिकता के नियमों एवं क्रियाविधि के अध्ययन को अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? तो दोस्तों थैलीसीमिया जो है एक अनुवांशिक विकार है। थैलीसीमिया एक अनुवांशिक विकार है। ये बच्चों को माता पिता से अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। थैलीसीमिया ऑटोसोमल अप्रभावी अनुवांशिक विकार है। यह तब होता है जब जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीनवाहक होते हैं। क्या होते हैं? जीनवाहक होते हैं जब दोनों जनक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? तो दोस्तों नर युग्मक जो है ये या तो X या Y गुणसूत्र का वाहक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो जीन उत्परिवर्तन जो है दोस्तों नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की डैश जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। तो दोस्तों डाई हाइब्रिड क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की 2 जोड़ी पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 2 जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं और एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। ठीक है, दोस्तों मेंडल के द्वितीय नियम अपव्यूह नियम के अनुसार एक पौधे में उपस्थित सभी लक्षणों के कारक या जीन एकक परस्पर स्वतंत्र होते हैं। वे स्वतंत्र रूप से दूसरे पौधों के सभी लक्षणों के जीन से मिलते हैं। यही आनुवंशिक कारकों के स्वतंत्र प्रदर्शन का नियम है। इसके अंतर्गत एक लक्षण के विपर्यासी रूपों वाली किस्मों के संकरण से मेंडल को F2 पीढ़ी में 3 प्रभावी, 1 अप्रभावी लक्षण प्राप्त मिले। इसी प्रकार 2 लक्षण के लिए 2 जोड़े संकरण द्विसंकरण
संकरण द्विसंकरण संकरण से F2 पीढ़ी में मेंडल को 9:3:3 के अनुपात में 4 लक्षण प्रारूप मिले। उन दोनों अनुपातों का क्रमशः एक संकरण एवं द्विसंकरण अनुपात हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है। तो दोस्तों उत्परिवर्तन म्यूटेशन जो है दैहिक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? दैहिक। आनुवांशिक बोले तो दैहिक नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र। मनुष्य में प्रत्येक दैहिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़े के होते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान और अपने अपने जोड़ों के समजात होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र कहते हैं। और 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते, जिन्हें विषमजात गुणसूत्र हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह डैश है। दोस्तों वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह है प्रबल। कौन सा? प्रबल जो है देखा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब, दोस्तों मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में F2 वंशज डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। दोस्तों मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में से F2 वंशज जो है ये स्वपरागन की पद्धति के द्वारा प्राप्त किया था। किसके द्वारा? स्वपरागन की पद्धति के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो दोस्तों लैंगिक प्रजनन जो है ये अधिक विविधता ला सकता है। दोस्तों लैंगिक जनन के अंतर्गत एक ही जीव के अंतर्गत अथवा विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण शामिल है। युग्मनक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के कारण होता है, जिसके कारण लैंगिक विविधता आती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश अनुवांशिक गुणों के वाहक है। तो दोस्तों डीएनए जो होते हैं ये अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोल और पीले होते हैं। तो दोस्तों 315 बीज जो है गोल और पीले होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। F2 जनरेशन में फिनोटाइप अनुपात डैश होता है। तो दोस्तों F2 जनरेशन में फिनोटाइप अनुपात जो होता है ये होता है 9:3:1। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एलील होते हैं। दोस्तों एलील जो है जीन का वैकल्पिक रूप होता है। एलील क्या होता है? जीन का वैकल्पिक रूप है एलील। जब एक ही जीन में दो अलग अलग लक्षण मौजूद होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलील कहते हैं। यह जीन का वैकल्पिक रूप होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैज्ञानिक जी.जे. मेंडल का निधन कब हुआ था? दोस्तों जी.जे. मेंडल का निधन जो है ये हुआ था 1884 में। कब हुआ था? 1884 में। ग्रेगर जेन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने अनुवांशिकता संबंधी 3 नियम दिए: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल के अनुवांशिकता संबंधी नियमों को मेंडल के नियम से भी जाना जाता है। इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मीठी मटर के पौधों को चुना था। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 को बोर्नो ऑस्ट्रिया में हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? एक पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चे का लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है जब नर और मादा युग्मनज मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं। तो दोस्तों ये भी सही है हमारा। और तीसरा है दोस्तों एक स्त्री में दो एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं। ये हमारा गलत कथन है। द्विगुणित जीवों जिनमें अलग अलग लिंग होते हैं, प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों का एक विशिष्ट जोड़ा जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं व्यक्ति का लिंग निर्धारित करता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो गलत कथन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में डैश समूह होता है। तो दोस्तों मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में जो है एक्स वाई समूह होता है। कौन सा होता है? एक्स वाई समूह होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? दोस्तों आमतौर पर मेंडेलियन कारक जो है ये जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वंशानुक्रम की इकाई है। दोस्तों वंशानुक्रम की इकाई है क्या? तो ये है हमारी जीन। जीन जो है ये वंशानुक्रम की इकाई है। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि वे सस्ते थे, वे आसानी से उपलब्ध थे, उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। तो ये बिल्कुल सही है। क्या है? उनमें विषम
दिखने वाले गुण जो थे, इसलिए उन्होंने मेंडल ने मटर के पौधों को चुना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विविधता डैश है। दोस्तों विविधता जो है ये होती है उपरोक्त सभी, एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर, माता पिता और संतानों के बीच अंतर, ये सभी क्या है, विविधता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? तो दोस्तों ये दिया था एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर जो है युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था मेंडल ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मटर के पौधों में डैश कैरेक्टर रेसेसिन होते हैं। तो दोस्तों मटर के पौधों में जो है झुर्रीदार बीज कैरेक्टर रेसेसिन होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधों में अप्रभावित होती है? तो ये होती है झुर्रीदार बीज। झुर्रीदार बीज जो है दोस्तों ये विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? दोस्तों पुरुषों में जो है वाई गुणसूत्र पाया जाता है। कौन सा? वाई गुणसूत्र। स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप XX है तथा पुरुष में XY है। इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मकों में लिंग गुणसूत्र या तो X या Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए 50% शुक्राणु में Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुनर्जनन का अर्थ है। दोस्तों पुनर्जनन का अर्थ है छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। क्या है? छोटे खंड से पूरे जीव का निर्माण जो है पुनर्जनन का अर्थ है। देखते हैं अगला। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों जैव विकास। जैव विकास के जितने भी क्वेश्चन हम इस बुक में दिए गए हैं सारे हम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।